निशा अपनी और अपनी माँ के हालात बदलने के लिए पढ़ना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। दोनों माँ बेटी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। गीता बाहर से घर आती है। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। पानी पी लो माँ, और थोड़ी देर आराम कर लो, तुम बहुत थक गई हो। निशा बेटी, बाहर बहुत तेज धूप है, आसमान जैसे आग बरस रहा है। पैदल चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गई। शाम को काम की तलाश में फिर जाऊंगी। माँ, तुम कितनी मेहनत कर रही हो, शाम को तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं काम की तलाश में जाऊंगी। मतलब अब तू काम करेगी? हाँ माँ, मैं काम करूंगी, तुम घर पर आराम करना। नहीं निशा, मैं चाहती हूँ कि तेरी 10वीं की पढ़ाई पूरी हो जाए, इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी काम की तलाश कर रही हूँ। काम मिलते ही तेरी स्कूल की फीस भर दूंगी, जिससे तेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। नहीं माँ, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी, मैं काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी, जिससे हम दोनों का गुजारा चल सकेगा। जिद मत कर निशा, काम तो मैं ही करूंगी। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। ठीक है माँ। गीता चारपाई पर लेट जाती है। थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है। इसी बीच निशा खाने की तलाश में घर से बाहर जाती है। चलते चलते वो एक कॉलोनी में पहुंच जाती है, जहां अमीरों की कोठियां थी। वो देखती है कि एक अमीर महिला बचा हुआ खाना सड़क के किनारे फेंक रही थी। अगर आप बुरा न माने तो क्या ये बचा हुआ खाना मुझे मिल सकता है? मैंने और मेरी माँ ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, तुम पढ़ी लिखी जान पड़ती हो, कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? भीख मांगकर खाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हम लोग बहुत गरीब हैं। निशा उस महिला को सारी बात बताती है। अगर तुम काम की तलाश कर रही हो तो मेरे घर में काम कर सकती हो। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मुझे खाना बनाना आता है, घर के दूसरे काम जैसे झाड़ू पोछा बर्तन धोना ये सब भी कर लेती हूँ मैं। ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानती कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मैं चलती हूँ, माँ जब उठेंगी तो उन्हें भूख लगी होगी। आपने जो खाना दिया है उससे हम दोनों माँ बेटी का पेट भर जाएगा। मैं कल सुबह काम पर आ जाऊंगी। निशा वहां से घर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद गीता की नींद खुलती है। शाम के 4 बज गए थे। ओह, 4 बज गए हैं, मुझे काम की तलाश में जाना होगा। तभी गीता खाना लेकर आती है। माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये लो खाना खा लो। तुम 3 दिन से भूखी रहकर काम ढूंढ रही हो। निशा बेटी, अब मुझे काम ढूंढने की जरूरत क्यों नहीं है, और तू ये खाना कहाँ से लाई? गीता निशा को सारी बात बताती है। तो तू कल से काम पर जाएगी? हाँ माँ, मैं कल से काम पर जाया करूंगी। नहीं निशा, काम पर मैं चली जाऊंगी, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ, तुम कितने दिनों से भूखी हो और सारा दिन धूप में घूम घूम कर काम ढूंढती हो। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर तुम काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? निशा के कहने पर गीता घर पर रहने के लिए मान जाती है। दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं और आराम करने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह निशा काम पर चली जाती है। वो मालकिन के घर पर खाना बनाने लगी। निशा की मालकिन का नाम रेणुका था। वो एक डॉक्टर थी। उसकी भी निशा जितनी बड़ी एक बेटी थी, जिसका नाम सुमन था। सुमन भी 10वीं की छात्रा थी। निशा, मेरा और सुमन का लंच पैक कर देना, मैं क्लिनिक पर जाते समय सुमन को स्कूल छोड़ती हुई जाऊंगी। ठीक है मालकिन। निशा खाना बनाकर रेणुका और सुमन के लिए लंच पैक कर देती है, जिसके बाद वो घर के दूसरे काम में लग जाती है। सुमन को स्कूल जाता देख निशा का भी स्कूल जाने का बहुत मन करता था। कभी ना कभी हमारे हालात भी जरूर बदलेंगे। कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। निशा ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। वो काम खत्म करके घर चली जाती है और शाम को फिर काम पर आ जाती है। शाम को सुमन भी स्कूल से लौट आती और अपना होमवर्क करती है। इसी बीच खाना बनाते हुए निशा देखती है कि सुमन अपना होमवर्क नहीं कर पा रही है। सुमन, क्या होमवर्क करने में मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? मैं भी तुम्हारी तरह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। मुझे सब आता है। निशा होमवर्क करने में सुमन की मदद करती है। उसकी सहायता से सुमन अपना होमवर्क पूरा कर लेती है। अब निशा रोज सुमन की मदद करने लगी। निशा, जब से होमवर्क करने में तुमने मेरी मदद करनी शुरू की है, मेरी क्लास टीचर मेरी कॉपी में सबसे अच्छे मार्क्स देती हैं। अच्छा, फिर तो तुम्हारी बड़ी तारीफ होती होगी ना? हाँ, लेकिन इस तारीफ की असली हकदार तो तुम हो निशा। तुमने इतना कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। अच्छा, खाना बन गया है, तुम खाना खा लो। मालकिन का खाना मैं टेबल पर रखकर घर जा रही हूँ। निशा रेणुका का खाना टेबल पर रखकर घर चली जाती है, लेकिन घर जाकर वो देखती है कि गीता चारपाई पर लेटी हुई है। क्या बात है माँ, तुम ठीक तो हो? निशा बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
मैंने आज खाना भी नहीं बनाया। ठीक है माँ, तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। निशा खाना बनाती है और गीता को खाना खिलाती है, लेकिन गीता जैसे ही पहला निवाला खाती है उसे उल्टी हो जाती है। निशा बेटी, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम खाना खाकर सो जाओ। माँ, तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं भी नहीं खाऊंगी। दोनों माँ बेटी बिना खाए सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह निशा देखती है कि गीता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था और उसे तेज बुखार भी था। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब है, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। निशा गीता को सरकारी अस्पताल ले जाती है, जहां दोनों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। तेज बुखार और कमजोरी के कारण गीता को चक्कर आ जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। माँ, माँ आंखें खोलो माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ! गीता की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लेता है, जहां उसका चेकअप होता है। देखिए, इन्हें पीलिया हो गया है। इनकी हालत बेहद नाजुक है। इन्हें कुछ दिन अस्पताल में रखना होगा। डॉक्टर साहब, मेरी बात ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, लेकिन इलाज के बाद इन्हें अच्छे खान पान की जरूरत होगी। इनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। निशा अपने मन में सोचती है, हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। माँ को अच्छा खान पान कहाँ से दूंगी? आज काम पर भी नहीं जा सकी, कहीं मालकिन नाराज ना हो जाए। सुमन बेटी, लगता है आज हमें बिना खाए काम पर जाना होगा। तू ये पैसे रख ले, स्कूल में कुछ खा लेना। ठीक है माँ। दोनों माँ बेटी गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। शाम को जब वो दोनों घर आती हैं तब भी निशा काम पर नहीं आती है। सुमन अपने स्कूल का होमवर्क कर रही होती है। इन गरीब लोगों की यही दिक्कत है, पहले तो काम मांगते हैं, फिर जब काम मिल जाता है तो काम की कद्र नहीं करते। इसी बीच रेणुका देखती है कि सुमन पढ़ाई करते करते बीच में अटक रही है। क्या बात है सुमन, कोई दिक्कत है क्या? माँ, तुम मेरा होमवर्क करने में मेरी मदद कर दो। रोज होमवर्क करने में निशा मेरी मदद करती थी। क्या? होमवर्क करने में निशा तेरी मदद करती थी? हाँ माँ, जब से निशा ने मेरी मदद करनी शुरू की, मेरी क्लास टीचर ने मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया है। निशा पढ़ने में बहुत तेज है। अच्छा? रेणुका होमवर्क करने में सुमन की मदद करने लगती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार निशा की तरफ ही जा रहा था। इधर 2 दिन बीत गए, लेकिन गीता अभी भी अस्पताल में भर्ती थी और निशा काम पर नहीं आ रही थी। रेणुका सोचती है, क्यों ना निशा के घर चलकर देखूं, लेकिन मैं उसका घर कैसे ढूंढूंगी? लेकिन मुझे उसका घर ढूंढकर उसके पास जाना ही होगा। दूसरे दिन रेणुका निशा का घर ढूंढती है और उसके घर पहुंच जाती है। इधर गीता को भी अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और निशा उसे लेकर घर आ जाती है। रेणुका निशा के घर का दरवाजा खटखटाती है। निशा बेटी, देख तो कौन आया है। निशा दरवाजा खोलती है तो सामने रेणुका खड़ी थी। मालकिन आप? कौन है निशा बेटी? ये आवाज तो शायद गीता की है। रेणुका घर के अंदर आती है तो देखती है कि उसके सामने उसकी बचपन की सहेली गीता बैठी है। गीता, तू यहाँ इस हाल में? रेणुका आगे बढ़कर गीता को गले लगा लेती है। बचपन की सहेली को देखकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बताओ रेणुका, निशा के पिताजी के गुजर जाने के बाद ससुराल वालों ने हमें घर से निकाल दिया। मैंने बहुत काम ढूंढा लेकिन मुझे काम नहीं मिला। तब जाकर निशा को तेरे यहाँ काम मिला। इन सब में इसकी पढ़ाई भी छूट गई। गीता रेणुका को बताती है कि किस तरह से उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आ गई हूं ना। निशा बेटी, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। तुम कल से स्कूल जाओगी और मैं तुम्हारी फीस भरूंगी और गीता के खाने पीने का ख्याल रखूंगी। ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रेणुका बाहर जाकर खाने पीने का ढेर सारा सामान और दोनों माँ बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आती है। तू ये सब क्या कर रही है रेणुका? मेरी सबसे प्यारी सहेली जो मुझे बरसों के बाद मिली है, उसके लिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। अब ज्यादा मत बोल और आराम कर। जब तू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तब मैं तुझे अपने क्लिनिक पर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगी। रेणुका सारा सामान निशा को देकर चली जाती है। उस दिन दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं। दोनों पेट भरकर अच्छा खाना खाती हैं। दूसरे दिन निशा स्कूल जाने लगती है। कुछ दिन के बाद गीता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। जैसा रेणुका ने कहा था, वो निशा को अच्छी तनख्वाह पर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लेती है, जिसके बाद निशा और गीता के हालात सुधर जाते हैं। कहते हैं कि अगर नीयत अच्छी हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। ऐसा ही हुआ था गरीब चंदा के साथ। चंदा की सास शांति ने उसे घर से निकाल दिया था। फिर गरीब चंदा को मिला एक जादुई चूल्हा, जिसकी मदद से चंदा ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने ससुराल की गरीबी भी दूर कर दी। चंदा की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सभी चंदा को बहुत प्यार करते थे।
लेकिन उसकी सास शांति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि चंदा का परिवार बहुत गरीब था। शांति आए दिन चंदा को उसकी गरीबी के ताने दिया करती थी। अरे ओ महारानी, सुबह से खाना बनाने में लगी हुई है, पूरे मोहल्ले वालों को दावत देगी क्या? नहीं माँ जी, मोहल्ले वालों को दावत नहीं दूंगी। आज पापा आ रहे हैं ना, इसलिए उनके लिए मटर पनीर बना रही हूँ। हाँ हाँ, बना ले। कभी मटर पनीर खाए तो होंगे नहीं तेरे बाप ने। तुम लोगों को तो सूखी रोटी ही नसीब हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? ऐसा ही बोलूंगी। शादी में दिया क्या है तेरे बाप ने? बस एक जोड़ी कपड़े में तुझे विदा कर दिया। रिश्तेदारों के सामने हमारी कितनी बेइज्जती हुई है वो तो हमें ही पता है। पता नहीं रमन को तुझ में ऐसा क्या दिख गया कि उसे तू ही पसंद आ गई। शांति की बातें सुनकर चंदा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अरे ओ नाटकबाज, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। चल चुपचाप घर के काम निपटा। आंगन में मैले कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें साफ कर और फिर पूरे घर की सफाई कर। बड़ी आई मटर पनीर बनाने। दरअसल चंदा के पति रमन ने चंदा को एक बार गांव के शिव मंदिर में पूजा करते हुए देख लिया था। उसी दिन चंदा उसे पसंद आ गई थी। फिर तो रमन रोज चंदा को देखने के बहाने मंदिर जाया करता और एक दिन वो चंदा का हाथ मांगने उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने चंदा के माता पिता को सारी बात बताई। तब चंदा के पिता सुरेश ने रमन से कहा, देखो रमन बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं। तुम तो हमारी हालत देख ही रहे हो। हम चंदा की शादी में कुछ खर्चा नहीं कर पाएंगे। अब आप चिंता मत कीजिए। जिस मंदिर में चंदा रोज पूजा करने के लिए जाती है, उसी मंदिर में हम शादी कर लेंगे। आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और भगवान की कृपा से मैं भी एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। मैं चंदा को बहुत खुश रखूंगा। चंदा के माता पिता तो शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, लेकिन शांति को मनाने में रमन को काफी मेहनत करनी पड़ती है और आखिरकार बेटे की जिद के आगे शांति को झुकना ही पड़ता है। किसी तरह से चंदा और रमन की शादी तो हो जाती है, लेकिन शांति चंदा को फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन रमन जब फैक्ट्री से लौटकर घर आया, माँ, मेरी फैक्ट्री अब शहर में शिफ्ट हो रही है। अब मुझे काम करने के लिए शहर जाना होगा, इसलिए मुझे वहीं एक कमरा लेकर रहना होगा। शांति मनी मन सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। रमन के जाते ही चंदा नाम की मुसीबत से छुटकारा पालूंगी। हाँ हाँ बेटा, तू जरूर जा, हमारी चिंता मत करना, तू अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन रमन की बातें सुनकर चंदा बहुत उदास हो गई थी। रात में जब सब खाना खाकर सोने लगते हैं, तब रमन ने चंदा से कहा, चंदा, शहर में जब सब कुछ सेट हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना और माँ जी का बहुत ख्याल रखूंगी। दूसरे ही दिन रमन शहर चला जाता है और वहीं किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगता है। इधर रमन की शहर जाते ही चंदा के ऊपर शांति के जुल्म बढ़ते चले गए। वो चंदा से सारा दिन खूब काम करवाती और उसे खाने के लिए भी नहीं देती। एक दिन घर का सारा काम करके चंदा खाना खा रही थी, तभी वहाँ शांति आ जाती है। कल मुही, सारा दिन बस खाती रहती है। इतना कहकर शांति चंदा के हाथ से रोटी छीनकर जमीन पर फेंक देती है। ये आपने क्या किया माँ जी? मैं तुझे अब इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा, चली जा मेरे घर से, गरीब भिखारन कहीं की। और शांति चंदा को घर से निकाल देती है। चंदा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। अब मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? मुझे घर से मत निकालिए, मत निकालिए। कहीं भी जा, लेकिन यहां से चली जा। शांति घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अगर माता पिता के घर गई तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और वो बहुत परेशान होंगे। कई दिनों से भूखी प्यासी चंदा इधर उधर भटकने लगी। खाना नहीं खाने के कारण वो काफी कमजोर हो गई थी, जिसके कारण उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन वो भटकती हुई उसी शिव मंदिर के पास पहुंची जहां वो पूजा करने जाती थी। वो भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, आपने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है? मुझे किस गलती की सजा दी है? चंदा भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी होकर बहुत रो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे वो वापस जाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, तभी उसने देखा कि सीढ़ी पर एक साधु बाबा बैठे हुए थे और उनके पैरों से बहुत खून निकल रहा था। साधु बाबा दर्द से कराह रहे थे। अरे बाबा, ये आपको क्या हुआ?
बेटी, एक पत्थर से टकरा जाने के कारण मेरे पैर में चोट लग गई है। बाबा आप यहीं रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। चंदा जल्दी से मंदिर से थोड़ा पानी लेकर आई और उसने पानी से साधु बाबा के पैर को धोकर साफ किया। फिर चंदा ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर साधु बाबा के पैरों में बांध दिया, जिससे साधु बाबा के पैरों से खून निकलना बंद हो गया। बाबा, मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती थी। मेरे पास अगर कुछ खाने के लिए होता तो मैं आपको भरपेट भोजन भी कराती। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है बेटी? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? चंदा ने साधु बाबा को अपनी सारी आपबीती बताई। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी सारी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। तुमने एक बूढ़े साधु की मदद की है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। साधु बाबा ने अपनी झोली में से एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा निकाला और चंदा को दे दिया। इस चूल्हे को संभाल कर रख लो बेटी, तुम्हें जो भी चाहिए इस चूल्हे से मांग लेना। इतना कहकर साधु बाबा वहां से गायब हो गए। साधु बाबा को अचानक अपने सामने से गायब होता देखकर चंदा बहुत हैरान रह गई। फिर उसने उस छोटे से चूल्हे को देखा और सोचने लगी, ये चूल्हा तो इतना छोटा है कि इस पर एक पतीली भी नहीं चढ़ेगी, लेकिन साधु बाबा ने कहा है कि मैं इस चूल्हे से जो कुछ भी मांगूंगी मुझे मिल जाएगा। क्यों न मैं इस चूल्हे से खाना मांग लूं। और चंदा ने चूल्हे से खाना मांगा। ऐ चूल्हे, मुझे खाना चाहिए। चंदा के इतना कहते ही उस चूल्हे में से ढेर सारा बना बनाया खाना निकलकर बाहर आ गया। इतना सारा खाना, ये तो बहुत ज्यादा है। ये खाना गरीबों में बांट देती हूँ। चंदा ने जादुई चूल्हे के दिए हुए खाने को मंदिर के पास बैठे भिखारियों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाना खाया। उसके बाद वो उस छोटे से चूल्हे को अपने साथ लेकर चलने लगी। चलते चलते वो बहुत थक गई थी। हे भगवान, कब तक चलती रहूंगी? मुझे बहुत नींद भी आ रही है। क्या ये चूल्हा मुझे घर भी दे सकता है? चंदा का इतना कहना ही था कि उस चूल्हे में से एक छोटा सा घर निकलकर बाहर आया और देखते ही देखते वो छोटा सा घर बहुत बड़े घर में बदल गया। अरे, ये तो जादुई चूल्हा है। वो साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो जरूर कोई पहुंचे हुए महात्मा होंगे। चंदा उस घर के अंदर चली गई और आराम करने लगी। चंदा के पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। वो उस जादुई चूल्हे से जो कुछ मांगती उसे फौरन मिल जाता। इधर शहर में चंदा के पति रमन की नौकरी चली गई और वो गांव वापस आ गया था। रमन और शांति के बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए थे। दोनों दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। एक दिन चंदा जादुई चूल्हे की मदद से मंदिर के बाहर गरीबों को खाना खिला रही थी। वो जादुई चूल्हे से जितना खाना मांगती और जो भी पकवान मांगती उसे सब कुछ मिल जाता। ऐ जादुई चूल्हे, मुझे हलवा पूरी और मिठाइयाँ चाहिए। चंदा के इतना कहते ही जादुई चूल्हे के अंदर से बड़े बड़े पतीलों में भरकर हलवा पूरी और मिठाइयाँ आ गई। इस जादुई चूल्हे का खाना तो कभी खत्म ही नहीं होता है। इस जादुई चूल्हे की मदद से रोज न जाने कितने गरीबों का पेट भर रहा है। चंदा गरीबों में खाना बांट रही थी कि तभी उसे लाइन में लगे शांति और रमन दिखाई देते हैं। वे दोनों चंदा को देखकर हैरान हो जाते हैं। चंदा, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। चंदा ने रमन को सारी बात बताई कि कैसे शांति ने उसे घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन तू यहाँ इस आलीशान घर में कैसे? माँ जी, मैं सब कुछ बताऊंगी, पहले आप दोनों भरपेट खाना खा लीजिए। चंदा ने जादुई चूल्हे की मदद से शांति और रमन को भरपेट खाना खिलाया। वो जादुई चूल्हे से जो भी पकवान मांगती, चूल्हा उसे सब कुछ दे देता। ये सब देखकर शांति और रमन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर चंदा ने उन्हें बताया कि कैसे उसने साधु बाबा की मदद की और बदले में साधु बाबा ने उसे जादुई चूल्हा दिया, जिसकी मदद से वो रोज भूखों को खाना खिलाती है। चंदा, क्यों न हम इस जादुई चूल्हे की मदद से अपना एक ढाबा खोल लें? हमारी बहुत अच्छी कमाई भी हो जाएगी। आपने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। चंदा और रमन ने अपना एक ढाबा खोला। वो दोनों जादुई चूल्हे से तरह तरह के पकवान मांगते और जादुई चूल्हा उन्हें वो सब दे देता। जादुई चूल्हे का दिया हुआ खाना खाकर लोग उन्हें दुगने पैसे देकर जाने लगे। अब चंदा और रमन माला माल हो गए थे, लेकिन वो दोनों जादुई चूल्हे की मदद से अब भी रोज गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते थे।